यूपीएससी हिंदी के मॉक इंटरव्यू में आपका स्वागत है। और सबसे पहले अपना बिना नाम बताए अपना परिचय बताइए। सर, मेरा नाम स्वर्णिमा है। मैंने अपनी क्वालिफिकेशन यूपी से कंप्लीट करी है। मेरा बीटेक इंजीनियरिंग में है और मैंने अपना एमबीए किया हुआ है। उसके बाद मैंने एक एमएनसी में काम किया था एज ए सीनियर डिज़ाइन इंजीनियर, टीम लीड एंड टीम मैनेजर। और 2019 से सर मैं सिविल सेवा की परीक्षा के लिए तैयारी कर रही हूँ। आपका आपने बीटेक कहाँ से किया है? सर एचबीटीआई कानपुर। आज की कुछ सुर्खियां बता सकती हैं न्यूज की? सॉरी। आज न्यूज में कुछ सुर्खियां। नहीं, अभी तो नहीं। सॉरी। अच्छा, राष्ट्रपति चुनाव के बारे में अवेयर हैं? जी। आज राष्ट्रपति चुनाव में शायद मतदान है। जी जी। तो राष्ट्रपति पद में उम्मीदवार कौन कौन, मतलब कौन कौन सामने हैं? द्रौपदी मुर्मू जो झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, और उसके अलावा यशवंत सिन्हा जी। अच्छा, आपको वोट देना रहता तो आप किसको वोट देती? सर, अगर मुझे देना होता तो मैं यशवंत सिन्हा को देती। कारण? सर, मुझे लगता है कि वो थोड़े से, उनका पर्सनालिटी ज़्यादा अच्छी है। उनको सेंट्रल लेवल पे काम करने का अनुभव है। वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो उनको अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानकारी है। और द्रौपदी मुर्मू जी को इन सब चीजों में मतलब थोड़ा सा पीछे हैं। जी, मुझे लगता है कि राष्ट्रपति, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय उस पर ज़्यादा मायने रखता है, तो इसलिए उसको अंतर्राष्ट्रीय उसका अनुभव होना चाहिए। और यशवंत सिन्हा जी की अपनी एक पॉजिटिव इमेज भी है वर्ल्ड वाइड एज ए मिनिस्टर, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है एज ए प्रेसिडेंट। और जैसे भारतीय जो संसदीय प्रणाली है, मतलब भारतीय जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बेसिकली संसदीय प्रणाली पे आधारित है। तो जी। ऐसे में तो राष्ट्रपति केवल एक मुहर मात्र बन के रह जाता है। तो क्या आपको आ, लगता है कि द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव में मतलब चुना जाना वो राष्ट्रपति पद की जो अ, परंपरागत छवि है मुहर के रूप में यही प्रतिस्थापित करेगी? जी, मेरा मानना यही है। ठीक है, रमन सर। अ, शर्मा जी, जी। आपने अभी कहा कि आप द्रौपदी मुर्मू जी को इस योग्य नहीं समझती हैं कि वो राष्ट्रपति बन सकती है, अगर आपके अनुसार, आपके मतानुसार। नहीं, नहीं सर, सेकंड उस पे अगर, सेकंड सेकंड उस सेकंड या। ओपिनियन, ठीक है। जी। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि जनरली समाज में कहा जाता है कि महिलाएं ही महिलाओं को पीछे करने का कार्य करती हैं? तो एज अ महिला, एज अ वुमेन, आपको द्रौपदी मुर्मू जी का समर्थन करना चाहिए? नहीं सर, मुझे लगता है कि हमें योग्य उम्मीदवार का चयन करना चाहिए जिसमें योग्यता हो। योग्यता को पहले रखना चाहिए। और महिला या पुरुष, क्योंकि ये एक राष्ट्र का पद है, ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं है। ये कोई किसी भी तरीके की प्राइवेट जॉब नहीं है। हम पूरा राष्ट्र रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे राष्ट्र के हित में पहले देखना चाहिए, ना कि महिला पुरुष। मतलब योग्यता का पैमाना कुछ आप बता सकती हैं कि सर, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं अपने राष्ट्रपति को अपने राष्ट्र को प्रेजेंट करते हुए देखना चाहती हूँ, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। और उस पे जो यशवंत सिन्हा जी का अनुभव और उनकी छवि है, दोनों ही सकारात्मक है। तो इसलिए मैं उनको प्रेफरेंस दूंगी, ना कि महिला होने के नाते द्रौपदी मुर्मू जी को। स्वर्णिमा जी, आपका नाम का अर्थ क्या है? सर, मेरे नाम का अर्थ है, वैसे तो एक वर्ड में पार्वती, पर ऐसे देखा जाए तो जिसके अंदर से सोने की आभा निकलती हो, स्वर्णिम आभा। ठीक है। मेरा एक प्रश्न और था। जी सर। आपके अनुसार यशवंत सिन्हा जी सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं, तो क्या अब तो लगभग निश्चित है आंकड़ों से जी कि द्रौपदी जी। मुर्मू जी ही राष्ट्रपति बन रही हैं? तो क्या जी सर। उनका राष्ट्रपति बनना देश के लिए एक ब्लंडर होगा? सर, ब्लंडर नहीं होगा। अगर हमें दो योग्य में से चुनाव करना हो, तो हम ज्यादा योग्य को चुनेंगे। अच्छा, मतलब आप दोनों ही बेसिकली चुनाव योग्य में ही हैं। थी। जी ठीक जी, ठीक, कोई दोनों दिक्कत नहीं। योग्य हैं। जी। अब मेरा अगला प्रश्न था कि आपने अभी लुलु मॉल का नाम सुना है? जी जी, लखनऊ में। क्या विवाद है ये लुलु मॉल प्रकरण? सर, सार्वजनिक स्थल पर नमाज को लेकर।
तो मतलब क्या समस्याएं आ रही थी? सर सार्वजनिक स्थल आपकी धार्मिक स्वतंत्रता जरूर देता है, पर अगर आप सार्वजनिक स्थल पे अपने पूजा पाठ या किसी भी तरीके के आयोजन को करते हैं तो वो अगर व्यवस्था में बाधा डालता है तो ये ठीक नहीं है। तो सार्वजनिक स्थल तो मेरे हिसाब से रोड वगैरह भी है। सर तो वहां पे भी नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है कि जैसे हर धर्म का एक अपना स्थान होता है, आपका स्थान नियत है, आप अपने आयोजनों को वहीं पे करिए, या फिर आप अपने शासन से प्रशासन से पूर्व अनुमति लीजिए कि आपको इस सार्वजनिक स्थल का इस्तेमाल इस समय से इस समय तक इस कार्य के लिए करना है, तब तो उचित है, अन्यथा बिना पूर्व सूचना के इस तरह से करना अनुचित है। अच्छा, ताजमहल जो ताजमहल परिसर है वो सार्वजनिक स्थल है या नहीं? सर राष्ट्रीय संपत्ति है तो इसे इसको सार्वजनिक ही मानेंगे, पर राष्ट्र की तो वहां पे संपत्ति है। नमाज की अनुमति रहती है? जैसे सर अभी बकरीद की वहाँ, नमाज वहां अदा की गई थी। सर वो बकरीद की नमाज जैसे एक स्पेशल होता है, उस वक्त शासन प्रशासन सबकी अनुमति होती है, पूरी व्यवस्था करी जाती है, तब वो अनुमति होती है। सामान्यतः आप अच्छा, मान डेली ली बेसिस पे नहीं। ठीक है, मान लीजिए आप आपने एग्जीक्यूटिव के लिए आवेदन किया था ना इसमें? आपका चयन एसडीएम। एग्जीक्यूटिव पद के लिए होता है या किसी स्पेशल पोस्ट के हाँ, लिए? नहीं नहीं, स्पेशल नहीं है, एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, तो मान लीजिए आप किसी कस्बे में एसडीएम है, जी सब सर। डिस्ट्रिक्ट में। आपके सामने ऐसा आता है कि एक ही दिन जो है हनुमान जयंती की भी यात्रा निकलनी रहती है, और एक ही दिन नमाज या फिर ऐसा कुछ आयोजन होना रहता है। आप निर्णय लेते समय या फिर जब भी आपके पास आवेदन आएगा तो आप उस पर निर्णय लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? सर जैसे कि आपने बताया कि नमाज आयोजित होनी है तो वो किसी निश्चित स्थान पे ही आयोजित होगी, और जयंती की अगर यात्रा निकलनी है तो किसी रोड के थ्रू होके जाएगी। तो मैं, मेरी पहली कोशिश ये होगी कि जो नमाज के लिए आने वाले लोग हैं उनके लिए एक मार्ग निश्चित करूं, और जो जयंती का रूट है और नमाज का रूट है वो एक दूसरे के साथ कहीं भी क्लैश नहीं होना चाहिए। ऐसा आंसर। मैम हमको आप बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बताइए। सर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो होती है जो किसी भी जल स्रोत में अ, जैसे किसी भी जल स्रोत में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके अपघटन के लिए जो आवश्यक होती है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बताइए कि अभी वाराणसी से और कानपुर के बीच में जो गंगा रिवर है, वो उसकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ही ज्यादा है। जी। रीजन बताएंगे कुछ, क्या कारण है? अ, जो सबसे मेन कारण है वो कानपुर का जाजमाऊ इलाका है, क्योंकि वहां से जो सबसे बड़ा नाला है उससे टेनरी का सारा गंदा पानी सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। तो इस वजह से कानपुर के जाजमऊ से गंदगी सबसे ज्यादा शुरू होती है। यहाँ पे कुछ साफ सफाई के लिए कुछ ऐसा गवर्नमेंट कुछ एफर्ट कर रही हो, या कुछ ऐसा किया जाना चाहिए आपके नजर से? सर अभी जो गवर्नमेंट कर रही है वो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जो जाजमऊ का, उसका उसको विस्तारित कर रही है और उसका आधुनिकीकरण कर रही है। और उसके अलावा जैसे कूड़े कचरे के लिए अभी हमारी नगर पालिका ने शुरू किया कि घर घर से कूड़ा उठाया जा रहा है, ताकि नालियों में कूड़ा कम से कम ही जाए। और एक निश्चित सफाई अभियान भी हमारे पार्षद महीने में एक बार चलाते हैं, जिससे लोगों को जागरूकता रहे कि कूड़े से कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सब चीजें सरकार की तरफ से करी जा रही है। अभी स्वच्छ सर्वेक्षण जो रिपोर्ट आया है, उसमें गंगा नदी के किनारे वो कौन सा शहर है जो सर्वाधिक अ, कम प्रदूषित है, या स्वच्छ है, वाराणसी। ऐसे बोलिए। बनारस। ठीक है। कानपुर में अभी मेट्रो का उद्घाटन किया गया है। जी सर। कानपुर के मेट्रो की कुछ ऐसी विशेषता जो अब तक के मेट्रो से अलग हो, जितना सर भी यूपी सबसे, में निर्माण हुआ है मेट्रो, उस हिसाब से। जी, सबसे पहले तो इसको ग्रीन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, पूरे उसको ग्रीन सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कि सबसे अलग है। और इसके निर्माण में एल्यूमिनियम टेक्नोलॉजी और एक कोलेजन को रोकने के लिए एक टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, जिसका नाम अभी मुझे नहीं याद आ रहा है। कानपुर मंडल में कितने जिले हैं कुल? 6।
नाम बताएंगे? कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, औरैया, जालौन, फर्रुखाबाद। जालौन नहीं, कन्नौज है। ठीक है। और सॉरी। अच्छा, कानपुर नगर महिला साक्षरता में यूपी में सर्वाधिक टॉप पे हम लोग कह सकते हैं, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है। जी उसके बावजूद एसटी कम्युनिटी से आने वाली एक महिला राष्ट्रपति का मतलब आपने योग्यता पे क्वेश्चन उठाए थे। खासतौर पे आप मतलब वहां से रह रही हैं जहां पे महिला साक्षरता बहुत ही ज्यादा है। जैसे मैं इस मुद्दे पे बोल रहा हूँ क्योंकि जी एक एसटी कम्युनिटी से आने वाली महिला जिसके देखेंगे इनके ग्रोथ पे नॉर्मली, अगर हम लोग एससी और एसटी कम्युनिटी को देखें तो नॉर्मली इनके ग्रोथ पे बहुत रोक है अभी भी सोसाइटी में। देखें वहां से एक पार्षद के चुनाव से चल के और अगर कोई राज्यपाल तक का सफर तय करता है तो नो डाउट कि वो सिन्हा जी से कहीं कम नहीं है। जी सर। और चाहे हम लोग किसी भी मुद्दे पे देख ले और आप तुलना करेंगे तो वो सिन्हा जी से मेरा मानना है कि हर एक मुद्दे पे आ गया है। और ऐसे समय जब आप खुद एक ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहां पे साक्षरता सबसे ज्यादा है महिलाओं की, जी तो मतलब क्यों है विरोध? सर, विरोध नहीं है सर, मेरा हमेशा है कि अगर मेरे पास विकल्प है तो मैं सिन्हा जी को पहले रखूंगी, जिसके मतलब ठीक मैं है, कारण पहले बता चुकी हूँ। मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है द्रौपदी जी से, पर सिर्फ मैं ठीक है। दोनों की साक्षरता और उनके अनुभव के हिसाब से कर रही हूँ चीजें। उत्तर प्रदेश का न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? ठीक है। सॉरी। अभी 18वीं विधानसभा का जो इलेक्शन हुआ है उसमें स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर कौन चुना गया? सर, स्पीकर तो सतीश महाना जी हैं, और प्रोटेम स्पीकर, अच्छा, सॉरी ठीक नाम है। नहीं है। और केन बेतवा लिंक परियोजना अभी से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। जी जी तो अब हमको ये बताइए कि इसकी बेनिफिट क्या है अगर केन बेतवा लिंक परियोजना को सक्सेसफुल होती है, ठीक है, और नहर का निर्माण कर लिया जाता है, लिंक करा लिया जाता है, तो फिर बेनिफिट्स क्या क्या होने हैं? सर, जो सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि बेतवा में पानी आएगा, और जो बेतवा के आसपास बचे बसे हुए शहर हैं, तो उनमें जो खेती के लिए पानी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भूजल स्तर बहुत नीचे है या फिर नहीं के बराबर है, तो वहाँ पे खेती इंप्रूव होगी, जिससे वहाँ पे जो पलायन हो रहा है वो रुकेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और खेती से कच्चे माल पे आधारित बहुत सारे कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा मिलेगा, जिससे वहाँ पे रोजगार में वृद्धि होगी और वहाँ की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उत्तर प्रदेश का ऐसा वो कौन सा लोकेशन है जो सर्वाधिक मतलब सूखाग्रस्त है, जिसका माना जा रहा है कि केन बेतवा लिंक परियोजना का सर्वाधिक बेनिफिट वो क्षेत्र उठाएगा? सर, ऐसे तो अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो पूरा बुंदेलखंड ही है, पर मैं अगर स्पेसिफिक बात करूँ तो महोबा में सबसे ज्यादा सूखा पड़ता है। नेक्स्ट हम लोग अभी यूपी इलेक्शन पे ही बात करेंगे। यूपी में कुल कितनी सीटें हैं, विधानसभा सर, सीट? 403, 403। एससी और एसटी कम्युनिटी को कितनी रिजर्वेशन है सीटों में? सर, सॉरी, नो आइडिया। ये दिमाग रखना है कि एससी को 84 और एसटी कम्युनिटी के लिए 2 सीटें रिजर्व की गई हैं। ठीक है। एकाना स्टेडियम का नाम सुना है? जी सर। कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में। ठीक है। नेवा प्रोजेक्ट, ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा है। अब ये बताइए कि क्यों चर्चा में रहा है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन देश की पहली कागज रहित विधानसभा कौन सी है? सर, देश की कागज रहित पहली विधानसभा ठीक है। उत्तर प्रदेश है देश की मेरे ख्याल पहली कागज रहित विधानसभा आपकी नागालैंड ही है, और ये इसी नेवा परियोजना के तहत ही ये कागज रहित बनी है। ठीक, तो ठीक है सर, नमन सर। छोड़ीमा जी, आपको प्रस्तावना याद है? आप कंफर्ट है ना अभी? से। हाँ जी। पानी नहीं पी सकती, ब्रेक लेना तो ब्रेक ले सकती है आराम से। नहीं ठीक नहीं, है, ठीक है। ठीक है। जी तो प्रस्तावना याद है आपको? जी सर, सुना दीजिएगा, याद है। सुना दीजिए। सर, जी सर, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और यहाँ के नागरिकों को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वतंत्रता और विश्वास, वाक, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता और अवसर की समानता
दिलाने के लिए और यहाँ की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए और बंधुत्व की स्थापना करने के लिए आज मतलब जो तारीख थी 26 नवंबर 1949 को हम आत्मर्पित करते हैं स्वयं को। ठीक है, अभी आपने अशोक स्तंभ का प्रकरण सुना? नए जी सर। पार्लियामेंट के शीर्ष पर अशोक स्तंभ डिजाइन किया गया है, जी सर। उसके संदर्भ में विवाद पता है आपको? जी सर। क्या विवाद है सर अभी? उसमें जो मेन विवाद यही उठा है कि जो अशोक स्तंभ का ओरिजिनल हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है और उसमें जो शेर हैं उनके भाव शांत, और जबकि इस वाला जो अभी प्रधानमंत्री ने जिसका अनावरण किया है उसमें उसके भाव शांत नहीं है, थोड़े उग्र भाव से बनाया गया है। ये केंद्रीय विषय है इस पूरे विभाग का। आपको क्या लगता है कि क्या वर्तमान भारत का ये जो उग्र शेर है, क्या ये खतरनाक है? नहीं सर, शेर तो हमेशा शक्ति का प्रदर्शन होता है और शक्ति में अगर थोड़ी बहुत उग्रता आ भी जाए तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई वो बात है। और फिर देखने का नजरिया भी होता है कि उन्होंने किस हिसाब से देखा हुआ है, और हर किसी के उग्र होने का मायने भी अलग अलग होता है, कौन सा व्यक्ति किस चीज को उग्रता मानता है। ठीक है, आप मार्क्स का जनसंख्यावादी दृष्टिकोण जानती हैं? जी सर। आपको सर मार्क्स और माल्थस में कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा मानववादी लगता है? मार्क्स का मुझे ज्यादा मानववादी लगता है, क्योंकि उन्होंने क्यों? उनका पूरा सर उनका जो पूरा दृष्टिकोण है वो व्यक्तियों के साथ, क्योंकि उनका ये है कि सब शोषण पे है। अगर पूंजीवादी वर्ग जो गरीब वर्ग है उसका शोषण कर रहा है, इसलिए जनसंख्या वृद्धि हो रही है। अगर इस तरीके की चीजें हटा दी जाए तो जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, आप कानपुर से हैं? जी सर। कानपुर का ओडीपी क्या है? सर वैसे चमड़ा है, चमड़े और पे ऐसे काम। क्या है? सर वैसे अगर कहा जाए तो कानपुर बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे सूती वस्त्र के लिए, ऊनों के लिए, ऊन के कपड़े के लिए, और डिफेंस का है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है यहाँ पे, HAL है। आपने बीटेक किया हुआ है? जी सर। बीटेक और एमबीए? जी बीटेक की जो क्वालिफिकेशंस है, जो बीटेक में आपने जो शिक्षा ग्रहण किया होगा, उसका प्रशासन में क्या उपयोग है? सर अब मेरा बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में है। तो जैसे कि अभी सरकार है हर चीज़ को टेलीकम्युनिकेशन से जोड़ना चाह रही है, चाहे वो हमारे खाते में पैसे ट्रांसफर करने से लेकर किसी को सुविधा उपलब्ध कराने तक हो, या जनता है उसकी शिकायत निवारण तक हो। तो मैं अपने टेलीकम्युनिकेशन के जो अनुभव है या जो मैंने सीखा है उसका उपयोग मैं जनता और सरकार के बीच में जो दूरी है उसको कम करने के लिए उपयोग कर सकती हूँ। और आपने आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस का। जी सर। अच्छा, लड़की होने से आपको ऐसा नहीं लगता है कि घर परिवार से आपको दबाव पड़ता है कि जल्दी क्वालिफाई हो जाओ नहीं तो शादी हो जाएगी, या फिर ऐसा कुछ दबाव? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कोई दबाव नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन इसके बाद आपका बैकअप प्लान क्या है? मानिए अगर इस बार आपका नहीं होता है फाइनल, तो आपका बैकअप प्लान क्या है? इसके बाद आप क्या करने का सोच रहे हो? नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक, बढ़िया। ठीक है सुभाष। एक मुद्दा जो अभी आपने बताया था कानपुर में, जी टेनरीज का जो अपशिष्ट है वो डायरेक्ट नदी में आना। फिर इसके अलावा जब भी हम विकास देखते हैं तो उसको हम पर्यावरण की कीमत पर अचीव करते हैं। तो विकास बनाम पर्यावरण का जो मुद्दा है उसमें आप किसको सबसे ज्यादा प्रश्रय देंगी? और दूसरा मेरा प्रश्न है इसी में कि कैसे इन मुद्दों को सुलझाया जा सकता है जब भी विकास, क्योंकि अभी जाए किसी भी डेवलपमेंट की बात हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना तो वहां पे कहीं न कहीं पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। फिर अभी मेट्रो रेल वहां पे बन रहा है मुंबई में, तो वहां पे वन काटे जा रहे हैं, विवाद उस पर भी हुआ था। तो हमेशा हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में विकास और पर्यावरण दोनों आमने सामने रहते हैं। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा बताइए इन प्रश्नों का जवाब। सर मेरे ख्याल से जो विकास है, विकास के केंद्र में हमें पर्यावरण रखना चाहिए और उसके हिसाब से नीतियों का निर्माण करना चाहिए। जैसे कि अगर हम विकास की बात कर रहे हैं ईंधन, अगर हम हरित ईंधन पे जाते हैं
तो हमारा विकास भी होगा, ईंधन की आपूर्ति भी होगी, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। उसी तरह से जैसे हम विकास की बात करते हैं तो प्लास्टिक, अगर हम प्लास्टिक का कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट निकाल लेते जो कि अभी तक उपलब्ध नहीं है, तो हम प्लास्टिक से बच भी जाएंगे और हमारा विकास भी हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो पर्यावरण को केंद्र में रख के अगर हम विकास को चुनेंगे तो हम सतत विकास कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप पढ़ाई के दौरान थकती भी होंगी, जी परेशान होती होंगी, खाली समय में जी, करती क्या है? तो सो जाता तो कोई हॉबी वगैरह नहीं डेवलपमेंट किया है? है। नहीं सर, मेरी कोई ऐसी ऐसी हॉबी नहीं जिसको मैं हॉबी कहूँ, पर जैसे मुझे कभी कभार अगर टाइम मिलता है तो मैं बहुत कहते हैं ना ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें, उनको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेती हूँ कभी कभार। जैसे अभी विदिन अ हाल ही में 6 मंथ। कोई पिक्चर देखा हो तो बताइए। सर अभी तो मैंने नहीं देखा, बिफोर 6 मंथ, मतलब नो सॉरी, बिफोर 6 मंथ भी नहीं, जिस दिन मैं प्रीलिम्स देके आई थी अपना 2022 का, उस दिन मैंने शाम को एक पिक्चर देखी थी। It's, दिलीप कुमार और मधुबाला की एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर थी, नाम नहीं याद है मुझे अभी इसका, मैंने वो देखी थी। कोई प्रश्न पूछना अभी? उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार कौन है? सॉरी सर, अभी पता उपराष्ट्रपति नहीं पद क्या, के। अभी पता नहीं क्या मैंने। ठीक है। तो हम लोग अभी 5 मिनट बाद आपको फिर से मिलते हैं, जी तो सर, हम लोग आपस में चर्चा करेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। आपका आत्मविश्वास जो है, बोलने का तरीका, प्रश्नों का जवाब देना भी मतलब सही है, लेकिन कुछ प्रश्नों पे आप अटकी, जैसे बीओडी वाले प्रश्न पे, प्रस्तावना वाले प्रश्न पे, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा तैयार करना मतलब पड़ता है। ठीक है। दूसरा, मैंने आपसे जब इंट्रो में बोला था कि बिना नाम बताए अपना परिचय दीजिए, तो शायद आपने वो प्रश्न ध्यान से सुना नहीं था, आपने नाम बता दिया था। तो थोड़ा सा प्रश्न, हाँ, शुरू में ऐसा लगा, लेकिन बाद में आपने इस चीज को सही किया। ठीक है, तो प्रश्न समझिए, सुनिए, सुनिए, समझिए, फिर उसका उत्तर दीजिए। थोड़ा सा समय ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे। दूसरा चीज ये था कि जैसे आप किसी भी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू वाला, हालांकि आपका व्यक्तिगत विचार कुछ भी हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जी यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करना केवल इसलिए कि वो आप स्त्री हैं और आप स्त्री के पक्ष में नहीं जाना चाहती है, थोड़ा सा विरोधाभासी लगता है। तो आप इनको तर्कों के आधार पर खारिज कर सकती हैं, जैसे आपने खारिज करने का प्रयास किया भी। ठीक है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के बारे में भी आपको बताना चाहिए था कि उनके अंदर ये चीजें हैं, इसके बावजूद मैं यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करूंगी, क्योंकि ये चीजें उनमें बेस्ट है। ठीक है, हालांकि ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं था। अगला चीज ये था कि जब भी आपसे कोई प्रश्न पूछे, मान लीजिए आप इंटरव्यू जब जा रही हैं, ठीक है, तो मैंने सर ने आपसे पूछा कि आपका बैकअप प्लान क्या है, या फिर शादी वादी वाला जो चक्कर था कि आपके घर वाले आपकी शादी करा देंगे, तो वहां पे थोड़ा सा ये माइंड गेम खेलना पड़ता है। जब भी आप वहां पे जाइएगा इंटरव्यू देने, अगर आपके पर्सनल लाइफ पे प्रश्न आता है, तो आप उनको इमोशनल इमोशनल कर दीजिए कि सर अगर इस बार नहीं हुआ तो घर वाले एकदम हमको शादी करवा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब ऐसा आपको वहां से पता चलना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपके साथ उनका भावनात्मक जुड़ाव होगा और आपको नंबर पहले के मुकाबले ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उनको ये जी लग सर, सकता है यार इंटरव्यू में नंबर कम आ गया और इस वजह से सिलेक्शन रुक गया एक आध नंबर से, तो इसके साथ ऐसा हो सकता है कि ये शादी हो जाएगी, इसका करियर बंद हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे इस चीज को ऐसे डिफेंड नहीं करना है कि नहीं नहीं मेरे घर वाले एकदम हाँ, ये बताइएगा सपोर्टिव है, लेकिन शादी चूंकि मैं लड़की हूँ, तो हमारे समाज में ऐसा माना जाता है या ऐसा चलता है कि भाई कितना दिन वेट करेंगे, तो हो सकता है कि मेरी शादी करा दी जाए, ना कि नहीं ऐसा ही भी नहीं बोलना है कि नहीं नहीं सर यहाँ से जाते ही मेरी शादी करा दी जाएगी, और नहीं ऐसा बोलना है कि नहीं नहीं मैं तो एकदम फ्रीली हूँ और घर वाले एकदम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दोनों में सामंजस्य वहां पे रख के बताना है। जमन सर, आपको कुछ सजेशन देना हो? पहली बात तो मैम, ड्रेस आप क्या पहन के जाएंगे, कुछ डिसाइड कर लिया आपने? जी सर, साड़ी। ठीक है, मतलब फॉर्मल दिख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, ड्रेस जी सही है। जी। उसके बाद मैंने कई प्रश्न में नोटिस किया कि आप प्रश्न का जवाब देते आप आई कांटेक्ट को भूल जा रहे हैं। आप ऐसे ऊपर देख के आंसर रिप्लाई करने लग रही हैं, ठीक है। इस आई कांटेक्ट को मेंटेन करने का थोड़ा प्रयास करिए। मैं समझता हूँ क्योंकि हम लोग ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू कर रहे हैं तो हो सकता हो कि आदत ना हो, लेकिन पैनल में आप जब सामने बैठेंगे तो आई कांटेक्ट पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस पर। बाकी आपका स्माइल सब ठीक है, ठीक है, हर प्रश्न बीच बीच में स्माइल करने से थोड़ा सा अच्छा लगा रहता है, ठीक है, कांटेक्ट बना रहता है। कुछ जो डेली न्यूज़पेपर्स हैं अभी से लेकर के इंटरव्यू तक,
डेली न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जैसे विपक्ष का उम्मीदवार कौन है ये आपको पता होना चाहिए, कल घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जी सर। तो जी बाकी सब चीजें ठीक है। प्रियम्बल बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आयोग का बहुत फेवरेट प्रश्न है ये, बार बार पूछती रहती है। ठीक है, कि आप प्रियम्बल क्या है क्या नहीं है चीजें, आप प्रियम्बल में आप अटकी, अच्छा खासा अटकी हैं आप। ठीक है, एक बार आप उसको रीड कर लीजिएगा वापस से। दूसरा, जैसे आपका एचबीटीआई से आपको तो एक दो क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं कि ये एचबीटीआई में इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, हरकत बटलर जो थे वो कौन थे। ठीक है, ऐसा कुछ टॉपिक देख लीजिए, एक बार तैयार कर लीजिए। ठीक है, बाकी बेस्ट है। ठीक है, मेरी तरफ से बेस्ट है आप। और मेरा बस ये है कि थोड़ा सा एक बार यूपी स्पेशल देख लीजिएगा, खासतौर पे थोड़ा कानपुर को समझ लेना है। ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं एक बार उसको कलेक्ट करके एक बार रीड कर लेना है। बाकी मेरे साइड से भी सब कुछ ठीक था। आपको कोई मेरा डाउट हो तो क्वेश्चन, पूछ लीजिए। हाँ मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर हॉबी पूछे तो मैं उसको कैसे डिफेंड करूँ, क्योंकि मेरी कोई ऐसी हॉबी हाँ, नहीं है, ये मैं वाली किसी चीज में भी पे आप फंस बिल्कुल जाऊंगी। अच्छी थी। जी तो देखिए, जैसे कुछ चीजें हैं, आप कुछ हॉबी बता भी सकते हैं और कुछ डेवलपमेंट का प्रयास भी करिए। जैसे सर, कि आप मानिए डेवलपमेंट तो आप, नहीं कर पाऊंगी मैं क्लियर हूँ कि मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप मुझे बता दो ऐसे जिसमें फंसू ना मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि पौधा लगाना, या फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, या कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ना, आप पढ़ाई से संबंधित थी, या अपने टेक्निकल फील्ड में और नॉलेज गेन करना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं, लेकिन आप सीधे वहां पे ये मना कर देंगे, ये वाला एक पॉइंट छूट रहा था जब कि मना कर देंगे कि नहीं नहीं सर, मेरी कोई हॉबीज ही नहीं है। तो उसमें दिक्कत ये है कि हम मानव हैं, और मानव एक निश्चित समय के बाद प्रक्रिया है कि थक जाएगा, दिमाग काम नहीं करेगा, शून्य हो जाएगा। तो उसमें हॉबीज जो हैं वो हमारे पुनः उत्कर्ष का कारण बनती है, मतलब कारक बनती है। ठीक है, तो हॉबीज होना चाहिए, बिना हॉबीज के तो लगेगा कि आप मशीन की तरह काम कर रहे हैं, है ना। तो ये वाली चीजें थोड़ी सी बचानी है। तो आप बता सकते हैं खाना, अगर खाना बनाने में इंटरेस्ट हो, लेकिन एक चीज ये भी है, आप जो भी हॉबीज बनाएंगे उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप बता रहे हैं कि खाना बनाना, और आपसे जी पूछ लिया जाए कि 4 लोग का खाना बनाना, आप कैसे उसको प्रिपेयर करेंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना कितना क्या क्या लगेगा, कैसे क्या क्या होगा। आप बता रहे हैं कि पौधा लगाना मेरी हॉबीज है, तो हो सकता है आपसे एक आध पूछ लिया जाए कि आपको कौन सा पौधा आप लगाती हैं, या आपके बागवानी में कौन से पौधे हैं गार्डन में। ठीक है, जी उनको पानी कब कब देना होता है, ये सब चीजें, मतलब जनरल चीजें वहां से आपसे पूछा जा सकता है। जब भी आपको किसी प्रश्न का उत्तर ना पता हो, तो एक तरीके से उसको मना कर दीजिए कि सर इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, या कहिए तो मैं गेस करके बताऊं। लेकिन हॉबीज पे आप गेस नहीं कर सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना होगा। जी बाकी से आप कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकती हैं। जैसे मानिए आपको अगर साफ सफाई करना पसंद हो घर में, मुझे घर में क्लीन रखना अच्छा लगता है, मैं पार्क टहलना पसंद करती हूँ। बिल्कुल, ठीक है, मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना ज्यादा प्रेफर करती हूँ, मुझे योगा बच्चों से बहुत मेडिटेशन। कुछ चीज़ सीखने को मिलता है। योगा मेडिटेशन, आपने मूवी का बताया, तो आपको एटलीस्ट एक दो मूवी याद होनी चाहिए। ठीक है, मूवी का नाम क्या है, कौन सी चीज थी, क्या टॉपिक था उस संदर्भ में। ठीक है, ये सब चीजें कुछ तैयार करके रखिए। देखिए, मैं समझता हूँ हॉबी डेवलप नहीं कर सकती हैं आप 10 दिन के अंतर्गत। ठीक है, लेकिन फैक्चुअल इंफॉर्मेशन गेन कर सकती है, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, बाकी ठीक है तब। ठीक है, और कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं सर, थैंक यू। मुझे बस हॉबी का ही थोड़ा था कि मैं हॉबी को नहीं कर पा रही थी, तो यही मेरा प्रश्न था। और नहीं अदर किस, देन दैट, मुझे एक हाँ, चीज है कि शायद मतलब मैं आपसे फीडबैक मांग रही हूँ कि शायद मैं बीच में बोलने लगती हूँ, मतलब देखिए पूरा ऐसा सवाल करिएगा, सुन के नहीं हर रुकती हूँ। प्रश्न के 10 सेकंड का पॉज लेकर के आप आंसर देना स्टार्ट करें। ठीक है, और प्रश्न को पूरा सुनिए। जी ये बात है, जैसे जो असली इंटरव्यू होगा, वो जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझसे लगभग 5 से 6 फीट 7 फीट की दूरी पे आप बैठी रहेंगी। जी और जो पैनल में लोग होते हैं वो बूढ़े बूढ़े लोग होते हैं, और वो जी इतना तेज बोलेंगे भी नहीं, लाउडनेस उनकी बहुत स्लो होगी। ठीक है, वो ऐसे बोलेंगे, आज पेपर में आपने क्या पढ़ा। तो आपको वहां पे सुनाई, हो सकता है सुनाई न दे, तो जब तक आप कंसंट्रेशन के साथ पूरा प्रश्न नहीं सुनेंगी, तब तक आधा अधूरा उत्तर ही वहां पे बता पाएंगे। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, सर। बाकी आपका सही है, आत्मविश्वास सही है, प्रश्नों का जवाब भी आपने सही से दिया है, भरपूर दिया है। जैसे अमूमन जिनसे लोग बचते हैं, जैसे द्रौपदी मुर्मू जी वाला प्रश्न था कि मुर्मू जी और जो लोग जवाब यशवंत नहीं सिन्हा देते जी हैं। हैं, इसमें किसको आप सपोर्ट करेंगे, तो लोग जवाब देने से बचते हैं। आपने जवाब दिया है, ये प्रयास अच्छा है, ये आपके आत्मविश्वास को दिखाता है
लेकिन मैं फिर यही बोलूंगा कि आप देखिए, कुछ मामले में अगर मान लीजिए वैसे प्रश्न आ जाए, हालांकि तब तक तो चुनाव हो चुका होगा, आपका इंटरव्यू कब है? सर 23 को मॉर्निंग में। हाँ, तो तब तक रिजल्ट आ चुका होगा जी। मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इस प्रश्न की संभावना नहीं बनती है, लेकिन जब भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप, एक तो स्त्री हैं, दूसरे वो आदिवासी हैं, तो उनको सपोर्ट करने का थोड़ा सा कुछ पॉइंट खोजिए कि उनको चुना जाना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसे परिदृश्य से आती हैं जिसका उतने उच्च पद तक पहुंचना अपने आप में एक बहुत बड़ी परिघटना मानी जाएगी। और आदिवासी समुदाय का कहीं न कहीं जो सामान्य समुदाय है उनसे जुड़ाव हो पाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा फोकस करिएगा, क्योंकि यशवंत सिन्हा जैसे लोग, तो बौद्धिक लोग तो राष्ट्रपति पद पे आते रहे हैं, चाहे कलाम जी की बात हो, चाहे उसके पहले पहले के आर नारायण जी की बात हो, मतलब जो भी लोग राष्ट्रपति बौद्धिक तो रहते हैं, इसमें तो नो डाउट है। और वो पद अपने आप पे इतना महत्वपूर्ण है कि वहां पे पहुंचने वाला व्यक्ति बौद्धिक हो जाता है। ठीक है, लेकिन इस चीज को आप वहां पे जाकर के बताइएगा कि समर्थन करने और न करने के पीछे ये चीजें हैं। जैसे द्रौपदी जी का समर्थन करना है तो इस वजह से करना है, यशवंत जी का करना है तो इस वजह से करना है, किसी को खारिज करना है तो उसके पीछे तर्क दीजिएगा, ना कि इस वजह से क्योंकि मेरा मानना है। तो ये अपने आप में थोड़ा सा सही नहीं लगेगा। बाकी आपने जवाब दिया है, ये बहुत काबिल तारीफ है। ठीक है। ठीक है, तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बेस्ट ऑफ लक। कोई भी दिक्कत हो या कोई भी जरूरत हो तो निशान सर या जो टेलीग्राम ग्रुप है आप वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, पूरी हेल्प की जाएगी। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। ओके, जय हिंद।